नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शीतल शर्मा भी न्यूज रूम में मौजूद है। और अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे देश की अहम खबरों के बारे में और आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबरें होंगी जो अगले 1 घंटे तक चर्चा की जाएगी। सबसे पहले बात की जाए इसरो को लेकर, तो स्पार्डेक्स मिशन को लेकर बड़ी तैयारियां कर ली गई है और आज शाम को जो है वो लॉन्च होगा। आपको बता दें डॉकिंग टेक्निक को लेकर ये खास तौर पर ध्यान दिया गया है और इसमें भारत की अगर बात की जाए तो वो चौथा ऐसा देश भारत बनने जा रहा है जिसमें डॉकिंग टेक्निक जो है वो यूज की जाएगी। और आज शाम 9:58 पर जो है स्पार्डेक्स लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर शीतल आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए आज की पहली जो बड़ी खबर रहेगी वो आपको रूपाली ने बताई, लेकिन जो दूसरी खबर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक महत्वपूर्ण दौरा है और ये कतर दौरा रहेगा। इस दौरान कई सारी डील्स होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच कई सारी महत्वपूर्ण चीजें या डील हो सकती हैं। इसको लेकर विदेश मंत्री फिलहाल कतर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अगली खबर की अगर बात की जाए तो पंजाब को लेकर होगी, जहां पर किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो वहां पर आपको बता दें आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। सुबह 7 बजे से पंजाब में बंद की कॉल है। यातायात हो, ट्रेन हो, सभी जो है वो प्रभावित है। इसमें किसानों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चाहे वो दूध वाले हो, सब्जी वाले, सभी कारोबारी जो है किसानों के समर्थन में आए हैं और सरकार का भी अब घेराव किसान करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जवाब उन्हें नहीं मिला है। तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ पंजाब पर नजर रहेगी लेकिन दूसरी तरफ आज बिहार पे भी पूरी नजर बनी रहेगी क्योंकि बिहार के अंदर भी छात्रों ने और अभ्यर्थियों ने वहां पर जो है वो बिहार बंद होने का ऐलान किया है, बिहार बंद करने का आह्वान किया है और इसका समर्थन उन्हें कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, वो भी आपको आज विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अगली खबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर संबल को लेकर होगी, जहां संबल में आपको बता दें कि अब बयानबाजी जो है वो चल रही है। जहां पर सर्वे किया गया, एक और बावड़ी निकली और उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया कि अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी खुदाई की जाए तो वहां पर भी शिवलिंग निकलेगा। तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है और उसी में पलटवार करते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि अखिलेश के घर पर भी शिवलिंग तो ये बयानबाजी का दौर अब संबल में जारी है, जहां मस्जिद और मंदिर विवाद के बाद सियासी जंग भी देखने को मिल रही है। तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले स्पार्डेक्स मिशन को लेकर बात की जाएगी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, भारत जो है वो चौथा देश बनने जा रहा है और स्पार्डेक्स मिशन के तहत आपको बता दें कि आज 9:58 पर यह लॉन्च होगा और ये आपको बता दें इसरो इसे लॉन्च करेगा। ये मिशन जो है भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर 9:58 पर यह मिशन लॉन्च किया जाएगा और डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्निक जो है डेवलप की जाएगी। तो ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जहां पर डॉकिंग टेक्निक की अगर बात की जाए तो भारत चौथा देश बनने जा रहा है। बिल्कुल, तो इसरो की तरफ से 2024 का ये बेहतरीन अंत होगा और 2024 का बेहतरीन आगाज यहां पर इसरो देना चाहेगी क्योंकि एक नई तकनीक भारत के अंदर देखने को मिलेगी और जिसमें भारत 4 देशों में शुमार हो जाएगा, 4 बड़े देशों में शुमार हो जाएगा और ये टेक्नोलॉजी अगर सफल होती है तो एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद ये भारत का एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है क्योंकि साल का अंत होना है। ऐसे में इसरो चाहती है कि साल के इस अंत में एक जबरदस्त तरीके से एक अनुभव किया जाए, भारत को तकनीकी रूप से और सशक्त किया जाए। तो आपको बताना चाहेंगे आज फिलहाल जो डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक है उसका प्रदर्शन होना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें डॉकिंग का मतलब होता है अंतरिक्षों में 2 यानों को जोड़ना और अनडॉकिंग का मतलब होता है 2 यानों को अलग करना। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहने वाला है खासतौर पर इसरो के लिए और अगर सफल होता है तो रूपाली जाहिर सी बात है हम 4 देशों में शुमार हो जाएंगे। बिल्कुल शीतल, यहाँ पर अगर स्पार्डेक्स मिशन की बात की जाए तो आपको बता दें आज जो है इसरो इसे लॉन्च करने वाला है और ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो भारत के लिए रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए स्पार्डेक्स मिशन क्या है इसको लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इसमें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज ये लॉन्च होना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आज रात 9:58 पर लॉन्चिंग होगी, जहां पर स्पार्डेक्स मिशन की अगर बात की जाए तो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 छोटे अंतरिक्ष यानों को PSLV-C60 रॉकेट से एक साथ प्रक्षेपित किया जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पर मिशन में सफलता के साथ ही भारत की अगर बात की जाए तो चौथा देश होगा। अमेरिका, रूस और चीन जो है वो इससे पहले है।
अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी में सक्षम दुनिया का चौथा देश भारत बन जाएगा। अगर ये सफल होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें और निगाहें आज पूरी तरह से इस मिशन पर गड़ी हुई हैं। बिल्कुल, स्पार्क्स मिशन क्या है इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आपको बता दें, भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ये मिशन जरूरी है और आज 9:58 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। चांद से नमूने लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चांद पर अंतरिक्ष यात्री उतारना शामिल है। स्पार्क्स मिशन क्या है, इस मिशन को लेकर यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर भारत की एक और उपलब्धि होगी जहां पर डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा और इसरो जो है इस पे आज ये 9:58 पर करने वाला है। देखिए, डॉकिंग का मतलब है अंतरिक्ष में दो यानों को जोड़ना, यानी दो यानों को एक साथ जोड़ना, एक मंच पर लाना, ये डॉकिंग सिस्टम है। तो बिल्कुल, अनडॉकिंग की अगर बात की जाए तो उसका मतलब है अलग करना, यानी कि जो दो मशीन्स हैं, पीएसएलवी की अगर बात की जाए जिसे भेजा जा रहा है, उनको अलग करना। तो स्पार्क्स का आज जो मिशन है वो रात 9:58 के आसपास आज लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि कल इस साल का आखिरी दिन है और इसरो चाहता है कि ये 2024 एक यादगार लम्हों के साथ चला जाए और 2025 का आगमन उन यादों के साथ संजोया जाए जो हमारे भविष्य के लिए तकनीकी रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, ये जो सिस्टम आज लॉन्च होना है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं बेसिक जानकारी इससे आप इस पूरे मामले को लेकर लेना चाहूंगा। देखिए शीतल जी, ये जो कदम है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी जो योजना है, अंततः हम चंद्रमा पर अपना चंद्रयात्री उतारना चाहते हैं। उसके लिए बहुत लाजमी है कि पहले हम धरती के चारों तरफ घूमकर शून्य गुरुत्वाकर्षण में वो सब प्रयोग कर लें जिनकी कि मनुष्य को कम गुरुत्वाकर्षण में रहने की आदत है। जैसे खाद्य पदार्थ क्या होंगे, श्वसन प्रणाली में जो है परिवर्तन कैसे होंगे। न केवल इतना, शून्य गुरुत्वाकर्षण में जब चंद्रयात्री अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में घूमेंगे तो उस समय उनका आहार क्या होगा, उसकी पूर्ति कैसी होगी, वो मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन प्रक्रिया कैसी होगी, पानी का वहां पर उत्सर्जन जो होगा उसका कंप्रेशन कैसे बनाए रखेंगे। इन सब चीजों का अध्ययन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अंतरिक्ष स्टेशन बनाएं। और अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए जो आवश्यक कदम है कि एक बार स्टेशन पहुंच भी गया, उसमें चंद्र यात्रियों को रख भी दिया, तो आप ये मानकर चलिए कि उनको नियमित धरती से ट्रांसपोर्टेशन करके उपकरण पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि हमारा जो रॉकेट जाए वो वहां पर किस तरह से उस स्टेशन से जुड़े और किस तरह से उसको हम डीलॉक करें। और ये सब लॉकिंग और डीलॉकिंग की जो प्रक्रिया है कंप्यूटराइज्ड होगी, स्वचालित होगी, उसको धरती से नियंत्रित किया जाएगा। ये जो स्पेसिफिक वेरी हाई टेक्नोलॉजी, यानी ये मानकर चलिए कि अत्यंत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम द्वारा अपने भारतीय एल्गोरिथम डेवलप करके। बिल्कुल डॉक्टर राम, यहाँ पर अगर इस डॉकिंग और अनडॉकिंग की बात की जाए, लॉन्चिंग के बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की उपलब्धि क्या रहेगी, किस तरीके से अहमियत बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस टेक्निक को लेकर भारत चौथा देश बन सकता है। रूपाली जी, इसमें अगर की तो संभावना नहीं है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं हर चीज के पहलू देखकर ही काम करते हैं। और इस बात की मुझे तो पूरी संभावना है कि पूरा प्रयोग सफल रहेगा और निश्चित रूप से ये हमारा एक महती कदम होगा स्पेस युग में। और उन 4 देशों में हम शामिल हो जाएंगे जिसमें कि भारत एक चौथा देश बनेगा, रूस, अमेरिका, चीन के बाद, जो अपनी स्व-विकसित तकनीक के द्वारा अंतरिक्ष में अपने कदम बढ़ाए जा रहा है। ये इस वर्ष के अंत की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होने जा रही है और निश्चित से ये संकेत देती है कि 2025 भविष्य जो है भारत का अंतरिक्ष में बहुत उज्जवल होने वाला है और हम नए लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, ये भारत ने शायद उसी दिन बता दिया था जब चंद्रयान को चांद पे उतारा गया था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए,
क्या भारत की प्रदर्शित कर चुका है कि पूरे विश्व के अंदर भारत सक्षम देश है, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि अंतरिक्ष में भी आने वाले समय में? देखिए शीतल जी, ये बात तो अपनी जगह सही है कि जब भारत ने अपना परमाणु विस्फोट किया था, उस पर आर्थिक बंधन लग गए थे, तब जो है हमारे अंतरिक्ष विज्ञान को बड़ी ठेस पहुंची थी, इसलिए कि जो विदेश से हमको जानकारी, तकनीकी जानकारी मिलती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई थी और मटेरियल साइंस में हम उतने विकसित नहीं थे। तो इन सब परेशानियों के बावजूद भी हमने अपनी स्वदेशी तकनीक डेवलप करके जो रॉकेट इंजन बनाए, रॉकेट की जो 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, उनको कैसे एक्यूरेटली अलग किया जाता है, क्योंकि शुरू में आपको पता होगा ASLV T1 T2 जो है हमारे असफल क्यों हुए थे। उन सब चीजों से, असफलताओं से हमने बहुत कुछ सीख कर अब आगे जो बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जो हमने चंद्रयान भेजा था उसकी सफलता के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत फूंक कर कदम रखकर डॉक्टर हर राम, पहलू का फिजिक्स की अध्ययन बात करके की जा रही है, तो यहाँ पर लोगों को ये भी समझाना जरूरी है कि अनडॉकिंग और डॉकिंग जो है वो कैसे वहां पर होगी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है जहां पर आज रात 9:58 पर ये लॉन्च होगा। तो ये भी बताइएगा कि ये अनडॉकिंग और डॉकिंग किस तरीके से होगी और क्या कुछ इसमें होता है? देखिएगा, एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट है, एक छोटा स्पेसक्राफ्ट है, उनको जोड़ने के लिए बीच में जो दरवाजे हैं उन खिड़कियों को अलग करके ऑटोमेटिकली स्वचालित पद्धति से धरती से कंट्रोल करके उनको पास लाना और फिर उनको इस तरह से जोड़ना कि जिससे वैक्यूम जो अंदर है या अंदर का जो प्रेशर है वहाँ शून्य वातावरण में बाहर ना निकले, उसको सील्ड तरीके से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत तकनीकी पहलू होता है। क्योंकि जब भी अंतरिक्ष यात्री यहाँ से अंतरिक्ष विमान में जाएंगे, अंतरिक्ष स्टेशन में जाएंगे, तो एक खिड़की होगी, उस खिड़की को खोलना पड़ेगा। चलिए उसको मैनुअली खोल लेंगे, लेकिन उस मैनुअली खोलने के पहले हमको इस बात की टेक्निक डेवलप करना पड़ेगी। अगर मैनुअली कोई फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली हम धरती से कंट्रोल करके उसको कैसे डॉक कर सकते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा जवाब आपसे जरूर चाहूंगा, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। साधारण शब्दों में अगर मैं ये पूछना चाहूं कि क्या भारत और चांद के बीच का जो फासला है वो कम हो चुका है, एक जो मानसिक फासला? जो देखिए, ये तो एक वेरिएबल पैरामीटर है, हमारा उनको कितना उपयोग है, उनका उपयोग हम कितना कर रहे हैं, ये आदान प्रदान की बात है। और वैज्ञानिक जगत में अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स को अलग हटकर अगर देखा जाएगा तो हर देश के वैज्ञानिक अपनी जानकारी दूसरे को देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जिनको देने से वहाँ पॉलिटिकल इवेंट हुआ करते हैं। लेकिन फ्रांस और हमारे बीच में ये स्थिति नहीं है। हम उनसे जितनी मदद लेते हैं उससे कहीं ज्यादा उनके सैटेलाइट्स ऊपर छोड़कर हम उनको मदद कर रहे हैं। ना केवल इतना, अभी हमने नासा के भी सैटेलाइट छोड़े हैं, अब दूसरे देशों के भी, उन देशों की जिनको की जैसे अरब के कई देश हैं, उनके सैटेलाइट संचार जो उपग्रह हैं वो हमने छोड़े हैं। उसमें हमने अपनी जो एक विश्व बंधुत्व का जो एक नारा दिया है उसको उजागर किया है। निश्चित रूप से अंतरिक्ष के बहुआयामी उपयोग है, उन बहुआयामी उपयोगों का ही एक फल है कि भारत अपने मिशन पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है शीतल जी, और मुझे पूरी संभावना है कि वर्ष के अंत तक हमको बहुत सुखद समाचार मिलेंगे और हमारे भविष्य को रास्ता उज्जवल करें। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इंतजार आज रात तक रहेगा और कल एक नई सुबह हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह से लेकर आएगी, इसका थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। अब जरा आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर का कतर दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है और ये 3 दिवसीय दौरा एस जयशंकर का रहने वाला है। तो बिल्कुल आपको बता दें, आज से 3 दिवसीय कतर दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर है और काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें 1 महीने में ये दूसरी बार कतर का दौरा है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल या फॉरेन अफेयर्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर अहम भूमिका जो है अब
बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी, यहाँ पर डिफेंस के हवाले से भी इंटरनेशनल लेवल पर लगातार चर्चाएं हो रही है और ये दौरा भी काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। जयशंकर का कतर दौरा है और आपको बता दें आज से 3 दिवसीय कतर दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर है। बिल्कुल देखिए, विदेश मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से उनकी मुलाकात होनी है और बहुत सारे मुद्दों पर उनकी चर्चा भी होगी। बिल्कुल, दोनों देशों के आपसी संबंध मजबूत होंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात की जाए तो भारत जो है ग्लोबल लेवल पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और सांस्कृतिक, ये तमाम मुद्दे रहेंगे जो विदेश मंत्री विजय जयशंकर आज उनसे इस चर्चा में रखेंगे। बिल्कुल, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी और ये कई अहम मुद्दे हैं जिन पर कतर के इस दौरे में चर्चा होने वाली है। और महत्वपूर्ण ये कि ये पिछले 1 महीने के अंदर दूसरा बड़ा दौरा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिप्लोमेसी, भारत की जो डिप्लोमेसी है उसमें कितना उछाल और सुधार नजर आ रहा है और उसको और मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कतर दौरा है और ये 3 दिवसीय दौरा रहेगा। इस पे बहुत सारे मुद्दे इसमें जो है जिन पे चर्चा की जानी है। भारत के जो संबंध है इससे और भी कतर के साथ मजबूत हो सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी किसानों की, क्योंकि किसानों ने आज पंजाब में बंद का आह्वान किया है। किसान आंदोलन के मद्देनजर आज पूरा पंजाब बंद नजर आ रहा है और बंद के चलते रोड, रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं, जिससे कई सड़कें, कई बसें और कई सारी ट्रेनें प्रभावित हुई। तो बिल्कुल, यहाँ एमएसपी पर गारंटी समेत 13 मुद्दों को लेकर जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर आज पंजाब बंद की कॉल कर दी गई है और लगातार यहाँ पर किसान आंदोलन जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर आज पंजाब बंद है तो आपको बता दें 108 ट्रेनें जो है वो प्रभावित हो गई हैं। पूरे बाजार जो है वो बंद है। यहाँ पर दूध की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, सभी कारोबारी जो है किसानों के समर्थन में आए हैं। और ये एक देखने वाली बात है कि यहाँ पर आज पंजाब बंद की कॉल के बाद कौन कौन किसानों के समर्थन में आया। यहाँ पर सरकार पर भी घेराव जो है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किया, जहां पर कल जो है सिक्योरिटी की गाड़ियां मोर्चे पर पहुंची थी, जिसके बाद उनका यह कहना था कि अब पंजाब की सरकार भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के एक्शन पर चलती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद आज पूरा पंजाब बंद है। 26 दिसंबर को यह मीटिंग हुई थी जिसमें पूरा डिसाइड किया गया था कि किस तरीके से जो 30 दिसंबर की कॉल है, यानी कि पंजाब बंद की कॉल है, उसे किस तरीके से शेड्यूल किया जाए। तो सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब बंद रहने वाला है। बिल्कुल देखिए, उसकी तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। जो दुकानें बंद हैं, शटर ऑफ है और वाहन पूरी तरह से ठप पड़े हैं, आवाजाही ठप पड़ी है। लोग वहां पर बिल्कुल भी आवाजाही करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे मेरी सहयोगी ने कहा कि दूध का कारोबार बंद है, सब्जियों का कारोबार बंद है, दुकानें पूरी तरह से बंद है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइएगा कि किसान आंदोलन का ये जो बंद का आह्वान है ये सफलता की एक सीढ़ी चढ़ चुका है। पंजाब बंद का असर, किसानों का पंजाब बंद का व्यापक असर देखने को मिला। तो बिल्कुल यहाँ पर 221 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं। इसमें 200 जगह सड़कें जाम है। 200 जगह, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वहीं मोहाली में एयरपोर्ट रोड ब्लॉक कर दिया गया है किसानों के द्वारा। तो किसान लगातार बैठे हुए हैं और इससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ये बंद का समय या दायरा जो है वो तय किया गया। 13 मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जहां 10 महीने के ऊपर होने वाले हैं। जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे और अमृतसर दिल्ली हाईवे भी बंद है। मोहाली जिले में करीब 600 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो करीब 600 पुलिसकर्मी इस पूरे आंदोलन पर निगरानी बनाए रखेंगे। किसान आंदोलन पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है। मेडिकल केयर सहित जरूरी चीजों पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। जितनी भी जरूरी सेवाएं यानी इमरजेंसी सेवाएं जो है वो चालू रहेंगी, लेकिन बाकी सब बाजार वगैरह बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल देखिए, 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि वो इस मामले पर पूरी नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि ये बंद का आह्वान सुबह 7 से 4 बजे तक है। बल्कि उसका सपोर्ट भी देखने को मिला है। रूपाली, लगातार वहां से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि किसानों के साथ पूरा पंजाब नजर आ रहा है। लेकिन जगदीप सिंह डल्लेवाल का एक बयान जो है वो इस आंदोलन को या इस आंदोलन की रूपरेखा को फीका करते हुए नजर आ रहा है। डल्लेवाल ने कहा है कि अब पंजाब सरकार भी केंद्र सरकार के कदम ताल पर चल रही है, उसी तर्ज पर चल रही है और इसका यह मायना निकलता है कि क्या पंजाब सरकार ने भी इसमें यू टर्न ले लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यह कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार चाहती है कि यह आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाए।
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिला कपूरथला जिला खजानची हाकम सिंह ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖਨੌਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਜ ਡੱਲਿਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਗੈਰ ਨਿੱਜਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਵਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਹਰ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਇਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਤਾਜਪੁਰ, ਹਮੀਰਾ, ਨਡਾਲਾ, ਉੱਚਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਾਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵੇਲਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਕੋਠਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅੱਜ 34ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ, ਡਾਕਟਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ किसानी वास्ते, मजदूरों वास्ते अपनी जिंदगी जड़ी दाव ते ला दी आ। तो बिल्कुल यहाँ पर किसान आंदोलन के चलते अपडेट लेंगे हम। पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवदीप बताइए, सुबह 7 बजे से लेकर अभी काफी समय जो है पंजाब बंद को लेकर हो चुका है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आगे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है इस पंजाब बंद के ऐलान के बाद? देखिए वाली बिल्कुल जो बंद का अभी तक जो असर है वो पूरे पंजाब से जो तस्वीरें सामने आई हैं तो पूर्ण रूप से पंजाब बंद जो है वो नजर आ रहा है। हर वर्ग के लोग किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले एक तस्वीर लुधियाना से सामने आई थी। लुधियाना का जो चौड़ा बाजार है वहां से कुछ दुकानें जो है वो खुली होने की खबर जो है वो मिली थी। लुधियाना के अंदर हम कह सकते हैं कई जगह पर छोटे मोटे बाजार जो है, कुछ दुकानें वहां पर खुली हैं। लेकिन ये भी जानकारी मिली कि जैसे ही वो तस्वीरें सामने आई तो कुछ किसान नेता उन दुकानों को बंद करवाने के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन बाकी पूरे पंजाब से किसी भी जगह से यह तस्वीर सामने नहीं आई कि वहां पर कोई बाजार खुला हो, आज सब्जी मंडी खुला हो, पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद है, गैस स्टेशन वो पूरी तरीके से बंद है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा नेशनल हाईवे, लोकल हाईवे, स्टेट हाईवे वो बंद कर दिए गए हैं। जितने टोल प्लाजा पंजाब के अंदर है वहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन वो चल रहा है। और अभी कुछ देर पहले रूपाली एक बड़ा अपडेट जो सामने आया कि खनौरी मोर्चे पर पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि किसी भी पल वहां पर किसानों के साथ पुलिस की जो वार्ता है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को कि आखिरकार डल्लेवाल को मेडिकल सहूलत क्यों नहीं दी जा रही। इस पर आज पंजाब पुलिस जो है वो किसानों से बातचीत करेगी और किसी तरीके से उनको ये मनाने का प्रयास किया जाएगा कि डल्लेवाल को यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि किसान क्या कुछ आगे से कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जब बैठक हुई थी वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही थी।
किसी भी किसान ने ये स्वीकार नहीं किया था कि डल्लेवाल को यहाँ से ले जाने दिया जाएगा। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस फोर्स जो है वो खनौरी मोर्चे के आसपास बढ़ा दी गई है और कई जिलों से पुलिस फोर्स वहां पर रवाना कर दी गई है। लेकिन और ऐसा भी नवदीप, माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी ये मामला शांत नहीं हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है। देखिए शीतल, बिल्कुल, क्योंकि किसान जो है वो किसी भी मामले पर झुकने को तैयार नहीं है। सरकार की मजबूरी कह सकते हैं, मजबूरी यही है कि वो किसानों के साथ वहां पर बल प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी वो कोई प्रयास करते हैं किसान आगे आ जाते हैं, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, मरने मिटने को तैयार है। तो ऐसे में खनौरी मोर्चे पर अगर बल प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कई किसान घायल हो सकते हैं, जान जा सकती है। तो यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर को भी देखते हुए पंजाब सरकार जो है वहां पर बल प्रयोग नहीं करना चाहती। लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी कड़ा ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग से एक याचिका पर केस वहां पर चल रहा है, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है कि वो डल्लेवाल को वहां से जानबूझकर नहीं उठा रही, किसानों से बातचीत नहीं कर रही। और यही कारण है कि अभी थोड़ी देर बाद शीतल किसी भी पल जो एडीजी पंजाब है, एडीजी पंजाब जसकरण सिंह, उनकी अगुवाई में अब बड़े जो अधिकारी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ था कि मेडिकल फैसिलिटी उन्हें दी जाए, उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि मैं कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं लूंगा। जो थोड़ी बहुत ही थी वो उन्हें मोर्चे पर ही दी गई। उसके बावजूद भी यहाँ ये भी देखना बनता है कि डल्लेवाल की भी अगर बात की जाए, वो भी इन चीजों को लेने के लिए तैयार नहीं है, वो भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। वहां पर सरकार के काफी नेता जो है वो भी पहुंचे, उन्होंने भी उन्हें कहा कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो ले ले। पर यहाँ पर दोनों तरफा अब ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ गुस्सा है किसानों का, दूसरी तरफ सरकार का आदेश भी है। देखिए रूपाली, बिल्कुल, आज जब आंदोलन था और जो डल्लेवाल है उनका मरण वार्ता आज 35वें दिन में दाखिल हो गया, लेकिन उसी बीच आज सुबह सुबह उन्होंने एक जो था संदेश भी जारी किया पंजाब के किसानों के नाम। और उस संदेश के जरिए उन्होंने एक बार फिर किया कि आप बिल्कुल इकट्ठे हुई है, मोर्चे को मजबूत करिए, मैं पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा हूं और जब तक आखिरी सांस है वो किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। यानी तो उन्होंने आज अपने पेपर के अंदर साफ कर दिया कि वो झुकने के लिए या किसी भी कॉम्प्रोमाइज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाता, कोई डेडलाइन तय नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि जो अभी पुलिस और किसानों के बीच जो बैठक होगी उस पर भी कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि 4 बजे तक तो वैसे ही पूरा पंजाब बंद का ऐलान किया गया है और इसी बीच अगर कोई बैठक होती है तो उसका ज्यादा नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन डल्लेवाल ने पिछले 3 दिन से पानी ये ग्रहण करना भी बंद किया। पूरा आंदोलन क्रिकेट की पिच की तरह हो चुका है। जो सरकार है वो फ्रंट फुट पर आकर खेलना नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि बाउंसर होगा तो हम बीट हो जाएंगे। वहीं अगर किसानों की बात करें तो वो बैकफुट पर आकर खेलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि सरकार की तरफ से यहाँ पर जो गुड लेंथ डिलीवरी है वो फेंक दी जाएगी और उससे हमारा जो खेल है वो बिगड़ जाएगा। ये क्रिकेट की पिच कब तक बनी रहेगी? कब तक इन दोनों के बीच आपसी जो संबंध है, आपसी जो बातचीत है, आपसी जो सलाह मशवरा है वो नहीं बन पा रहा है? देखिए शीतल, बिल्कुल किसानों के जो मुद्दे हैं, हमने देखा शमपुर खनौरी मोर्चे पर आंदोलन करीब 10.25 महीने के आसपास पहुंच चुका है। अगर किसानों ने कम बैक करना होता तो इतने लंबे समय तक वो मोर्चे पर नहीं बैठते। बाकी किसान संगठनों का समर्थन ना होने के बावजूद देखिए 2 नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, ये इन दोनों मोर्चों पर डटे हुए हैं और धीरे धीरे अब पिछले कई दिनों से उन मोर्चों पर जो किसानों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ी है। वहां पर जो गीतकार है पंजाब के वो पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, उनका समर्थन है। पंजाब की कोई भी पार्टी, देखो किसानों का पंजाब के अंदर करीब 60 से 70% वोट बैंक है और कोई भी पार्टी जो है वो किसानों का वोट बैंक का अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो चाहे वो शहरी स्तर पर हो। यही कारण है कि कोई पार्टी भी खुलकर नहीं बोल सकती और उनके जो बीजेपी की पंजाब की लीडरशिप है वो भी दबे मुंह से कह सकते हैं, वो भी किसानों की बात करती हुई नजर आ रही है। कई बार उन्होंने कहा है कि किसान बातचीत करें, उनके मुद्दे जायज हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि किसानों के बिना पंजाब के अंदर कोई भी सीट जीतना बिल्कुल असंभव है। लेकिन अब इसमें रास्ता क्या निकलेगा, केंद्र सरकार को वो रास्ता निकालना है। ठीक है, कितनी जल्दी बातचीत का प्रस्ताव आता है, कितनी जल्दी बातचीत शुरू होती है और इस मोर्चे को खत्म किया जाता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप जी, ये तमाम जानकारी के लिए। ब्यूरो चीफ पंजाब से आबार असद बने हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ये ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। अब कब तक किसान इसी तरह से डटे रहेंगे और सरकार फ्रंट फुट पर आकर कब अपना प्रस्ताव जो है वो किसानों की तरफ बातचीत का जारी करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ पंजाब में आज पंजाब बंद का असर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार के अंदर भी कई सारे अभ्यर्थियों ने वहां पर प्रदर्शन करते हुए आज बिहार बंद करने का आह्वान किया। तो बिल्कुल आपको बता दें, बिहार में बीपीएससी के छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया है, जहां पर कल देखने को मिला कि उन पर जो है लाठीचार्ज किया गया। प्रशांत किशोर सहित अन्य जो है उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार जो है आज बंद रहेगा और यहाँ पर आंदोलन जो है वो उग्र रूप से दिखता हुआ नजर आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर ये कहा गया कि एफआईआर दर्ज जो है वो हो, प्रशांत किशोर सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज हो। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और आंदोलन के चलते जो है सियासत भी गर्मा गई है बिहार में। तो इस वक्त आपको बता दें, तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए हैं। तो कल देर रात वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस की तरफ से पानी की बौछार की गई थी, क्योंकि सीएम हाउस की तरफ से ये सभी जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे थे, पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। और इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे प्रदर्शन को इस वक्त जो लीड कर रहा था वो एक जाना पहचाना नाम यानी पीके नाम से मशहूर प्रशांत किशोर कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वहां पर राजनीति को चमकाने की भी कोशिश की जा रही है। कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवा रही एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवाते। रामांशु सर भी आपके साथ हैं, देखिए बने हुए हैं, क्या देख सकते हैं भाई है जो परीक्षा। कोई आदमी आपको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए, कोर कमेटी का कोई आदमी हॉस्पिटल, पैर में पूरा चोट है, यहाँ डंडा से यहाँ मारा गया, देख लीजिए। ये कोई कमेटी के 5वें सदस्य हैं जिनको नीतीश कुमार, मेरा नाम अमन कुमार है, कोई आदमी हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज। तो यहाँ पर बिहार में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद आंदोलन और तेज हो चुका है। बीपीएससी के री एग्जाम मामले में सियासत तेज है, लगातार इनकी मांग है कि वहां पर री एग्जाम किया जाए। तेजस्वी ने प्रशांत किशोर पर आरोप जो है इसके बाद लगाए हैं। इसमें छात्रों के आंदोलन को हाईजैक का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव विपक्ष में है, प्रशांत किशोर विपक्ष में। अभी पार्टी का गठन हुआ है, लेकिन वो सीधे निशाना साध रहे हैं प्रशांत किशोर पर, क्योंकि अभी उन्हें इस बात का भी डर है कि प्रशांत किशोर अगर चमकते हैं तो एक मजबूत प्रतिद्वंदी बिहार के अंदर बन सकते हैं। सरकार पर भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला है और नीतीश सरकार का घेराव जो है वो करते हुए नजर आए हैं। सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। तो इसी के चलते आज बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है। बिहार बंद और पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया है और लगातार अभ्यर्थियों की उम्मीदें हैं, सरकार से उम्मीदें बनी हुई हैं, जो जल्द से जल्द कोई न कोई राहत इन तमाम युवाओं को देगी। तो कल देर रात ये पानी की बौछारें वहां पर हुई थी। फिलहाल कृष्णा ठाकुर ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं, अभी क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि आज बिहार बंद करने का ऐलान वहां पर किया गया है। क्या इसका असर बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है या फिर मात्र उसी दायरे में, जिस दायरे में ये प्रदर्शन हो रहा है, उसी दायरे में ये बंद का जो असर है वो देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल शीतल, जिस तरह से बिहार में कल घटना विद्यार्थियों के साथ जो वारदात हुई, उसके बाद बिहार बंद का जो आह्वान विद्यार्थियों ने किया, ये आयशा किया और माले पार्टी ने जो की, तो अन्य क्षेत्रों में तो नहीं दिखते नजर आ रहा है, लेकिन पटना के अंदर विद्यार्थी की हुजूम बढ़ती जा रही है। बाहरी जो विद्यार्थी हैं वो पटना में इस चीज का रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जो पुलिस के द्वारा जो वाटर कैनन का इस्तेमाल या बाकी जो गतिविधि सरकार के द्वारा या बाकी अगला कदम जो उठाया जा रहा है, उसमें देखने को ये मिल रहा है कि बिहार से बाहर के जो छात्र हैं, मतलब बिहार के अलग अलग जिलों से जो छात्र हैं, वो छात्र पटना पहुंच रहे हैं और वहाँ आंदोलन को शुरू जो कंटिन्यू है उसको कंटिन्यू रखने की बात हो रही है, जब तक सरकार उनकी बात नहीं मांग लेती है। क्योंकि बिहार के अलग अलग राज्यों से, बिहार के अलग अलग जिलों से प्रोटेस्ट करना उतना भारी नहीं बन पा सकता या सरकार पे दबाव नहीं दे सकता। हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट
जो बल होती है वो अलग अलग नियम कानून को भी प्रशासनिक नियम कानून को भी देखना पड़ता है। इसके वजह से बिहार की जो भी अलग अलग जिले के छात्र हैं वो पटना पहुंच रहे हैं और पटना में यहाँ पर बिहार की इस चीज को है। लेकर यानी विरोध प्रदर्शन को लेकर अगर बात की जाए तो कल जो लाठीचार्ज हुआ है और जिस तरीके से पानी की बौछारें बच्चों पर फेंकी गई है, क्या लगता है ये मुद्दा जहां पर विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था वो बातों से ठीक किया जा सकता था? लाठीचार्ज के बाद ये और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर बिहार बंद कर दिया है लेकिन पटना में बच्चे अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी पाली, ये ऑप्शन नहीं था, अपने सरकार के पास में ये ऑप्शन रखनी चाहिए थी। ये ठंड के मौसम में जहां 10 से 11 डिग्री टेम्परेचर हो और उस पर आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी का जो डेलीगेट मेंबर है उसमें 10 मेंबर में से 5-6 मेंबर वहां मौजूद थे। उसमें से एक मेंबर को जो बहुत ही ठंड के मौसम में अब शाम में वाटर कैनन के बाद उसको इतनी पिटाई हुई थी कि खुद होश नहीं था, खुद हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। सरकार के पास में कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था। हो सकता था में वाटर कैनन का इस्तेमाल ना करके आंसू गैस मतलब का इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर रोकना ही था तो बहुत और साढ़े 7। कृष्णा, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि जहां पर कहते हैं कि जहां पर मिलावट होती है वहां पर उस चीज के ठोस परिणाम नहीं आते हैं। यहां पर जो राजनीति की मिलावट इस पूरे प्रदर्शन में हुई है, छात्रों के विरोध में हुई है, तो क्या आपको लगता है कि कोई ठोस परिणाम इन अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आएगा? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसे कुछ देखते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज 12वां और 13वां दिन पहुंच चुका है। विद्यार्थी का एक सिर्फ मांग था कि जो भी एग्जाम हुए उसको कैंसिल करके री एग्जाम सभी सेंटर का लिया जाए। उसमें सरकार कहाँ विफल हो रही है, बीपीएससी कहाँ विफल हो रही है, ये समझने की बात है कि पॉलिटिकल ग्राउंड दिया जा रहा है या उसमें पॉलिटिकल अलग अलग पार्टी के लोग अब जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये बीपीएससी और स्टूडेंट विद्यार्थी के बीच की बातें थी तो कहीं ना कहीं उस चीज को सॉल्व आउट कर लेना चाहिए था। अगर जांच का विषय था तो लंबा दूरी के मतलब 4 जनवरी का डेट नहीं रखी, अगला डेट रख के उसकी विस्तार पूर्वक बातें करती और डेलीगेट से बातें होती कि किन सेंटरों पे क्वेश्चन लीक हुआ था या इसकी अगला क्या आगे क्या उपाय होने चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ लगभग 8 दिन का धरना प्रदर्शन के बाद कृष्णा क्या लगता है जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से आंदोलन अब और भड़क गया, जिस प्रदर्शन जो है वो और भड़क गया है, यहाँ पर सियासत एक तरफ आपस में घेराव कर रही है एक दूसरे का, तो यहाँ पर इस वक्त राज्यपाल से मिले बीपीएससी छात्र, ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। तो बिहार में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो लगातार यहाँ पर पटना में बवाल देखने को मिल रहा है। इसी खबर को लेकर एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और ये मुलाकात कई मायनों में अहम नजर आ रही है। राज्यपाल से मिले बीपीएससी के छात्र अपनी कई मांगों को लेकर, क्योंकि री एग्जाम एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी बिहार के अंदर। उसी मुद्दे को लेकर कल जो वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, कल पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया था और जबरन तरीके से उन्हें पीछे करने की कोशिश की गई थी। इस मामले में छात्रों ने उसके बाद ये साफ कर दिया था कि हम किसी भी राजनीतिक परिदृश्य में नहीं फंसना चाहते, राजनीतिक दायरे में नहीं फंसना चाहते। हम अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इन मांगों को पूरा कर ले। तो फिलहाल हमारे साथ वापस कृष्णा बने हुए हैं। कृष्णा, बताइएगा, अभी राज्यपाल से मुलाकात हुई है, 4 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा, किस तरह से बातचीत उनकी हुई है और क्या उनको फीडबैक मिला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से शुरू में कल ही बात हुई थी, इतने वाटर कैनन या मारपीट के बाद एक सरकार एक निचोड़ पे पहुंची थी। ये रखा गया था कि आप लोग शांत रूप मत लीजिए और सीएम आवास का घेराव मत कीजिए। आपका डेलीगेट मेंबर जो है वो कोई भी अधिकारी से बात करेंगे या तो शिक्षा के जो सचिव है उनसे बात करेंगे या बीपीएससी के सचिव उनसे बात करेंगे। तो ये एक प्रकरण शुरू हुई थी, तो उसी प्रकरण में कल शाम के बाद कोई भी स्टेप लेने के बाद मतलब कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, जिसके बाद शिक्षा जो विद्यार्थी संसद के पूरे डेलीगेट मेंबर थे उन्होंने एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपाया। चूंकि सरकार उस पर कहीं भी कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है या कोई ऐसी बातचीत होती अभी तक कंक्लूजन नहीं हुआ है, तो पूरी वारदात को लेते हुए डेलीगेट मेंबर जो विद्यार्थी डेलीगेट मेंबर है उनको एक 4 बाकी अभ्यर्थी बाहर थे और कुछ जो मेंबर के साथ राज्यपाल भवन भेजा गया और उनकी अपनी जो ज्ञापन थी, उनकी जो अपनी मांगे थी, उन्होंने अपने राज्यपाल के सामने अभी प्रस्तुत किया है। अब देखना ही होगा कि राज्यपाल उसमें हस्तक्षेप करके गवर्नमेंट सरकार को या शिक्षा बीपीएससी डिपार्टमेंट को क्या आदेश देती है या सरकार के साथ क्या समझौता बनता है कि आगे की रणनीति या बच्चे का एग्जाम कैंसिल किया जाए या नहीं किया जाए। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रदर्शन पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये बहुत
अहम ये पूरा मामला है, क्योंकि ये पूरा मामला शिक्षा से जुड़ा है और शिक्षा व्यवस्था पर बिहार पर अक्सर और अमूमन सवाल खड़े होते हैं। अब बात होगी संभल की। संभल के बिना बात पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि संभल का एक ऐसा मामला है जहां पर हर दिन कोई ना कोई बड़ी अपडेट आ रही है। संभल के चंदौसी में एक बड़ी बावड़ी मिलने का दावा किया जा रहा है और बावड़ी की जांच पड़ताल के लिए वहां पर टीम पहुंच चुकी है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हो रही है और उसको अपने कैमरों में कैद किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें, यहाँ पर लगातार संभल में एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है, जिसमें चंदौसी में सबसे बड़ी बावड़ी मिली है। और आपको बता दें, बावड़ी की जांच के लिए टीम जो है वहां पर पहुंच चुकी है, जहां पर एक तरफ सर्वे और सियासत एक तरफ चल रही है। आपको बता दें, 32 कूप और परिसर में 3 पौराणिक मंदिर मिले हैं। यहाँ पर लगातार संभल में खुदाई का काम जो है वो जारी है, जिसके बाद सर्वे करने टीम जो है वहां पर पहुंच रही है, चाहे वो एएसआई की टीम हो या फिर एफएसएल की टीम हो। लगातार वहां पर जांच जो है वो की जा रही है और एक के बाद एक बड़ा खुलासा। शाही जामा मस्जिद से लेकर यहाँ पर कूप मिलना, कूप से बावड़ी मिलना, ये संभल का जो मुद्दा है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संभल से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। विजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर एक और बड़ी बावड़ी मिली है और एक के बाद एक प्रमाण और रहस्य जो है वो खुलते जा रहे हैं संभल को लेकर। मैं आपको बता दूं, अभी तक जो सबसे बड़ी बावड़ी का मामला था वो चंदौसी के लक्ष्मणगंज मोहल्ले का था और वहीं बांके बिहारी मंदिर का भी मामला सामने आया था। सुरंग खोदी जा रही थी, लगातार खुदाई वहां पर अभी भी लक्ष्मणगंज में जारी है। सुरंग को लेकर के तमाम तरह तरह की चर्चाएं थी कि ये पृथ्वीराज से चौहान उनकी सुरंग है, लेकिन अब जो मामला है वो चंदौसी के गांव गणेशपुर में है। ये गांव है गणेशपुर, जहां पर एक पीएससी के डीआईजी हुआ करते थे, उनके पूर्वजों ने ये बावड़ी बनवाई थी और इसमें 100 से अधिक कमरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से अधिक जो है शयन कक्ष उसमें है, 3 मंदिर उसके अंदर हैं और लगभग 19 से ज्यादा कूप इस बावड़ी में बताए जा रहे हैं और बहुत बड़ी ये बावड़ी है, कई 100 बीघे में बावड़ी बताई जा रही है। हालांकि उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, उनको कई 100 बीघे जमीन दी थी कि ये लोग इसकी देखभाल करते रहे, लेकिन बावड़ी बनाने वाले जो लोग थे उनको बताए जा रहे हैं कि वो इस समय वो मुरादाबाद में रहते हैं। अब इस बावड़ी के लिए तहसीलदार ने और जो राजस्व विभाग की टीम है वो वहां पहुंची है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर वर्तमान में इसका कब्जा किस पर है और जो इसकी भूमि थी बावड़ी की, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके जीर्णोद्धार की भी बात की जा रही है। जी रूपाली। विजेंद्र, जरा दूरी तय कर दीजिएगा। पहले जहां पर जामा मस्जिद थी, जामा मस्जिद के बाद एक मंदिर मिला, एक मंदिर मिलने के बाद दूसरी जगह चंदौसी में जहां पर काफी दिनों तक खुदाई चली, वहां पर एक बावड़ी मिली। वहां से अब जो ये नई जगह निकली है, ये जो दावा किया जा रहा है, उस बीच दूरी कितनी है, कितने डिस्टेंस के अंदर ये तमाम जो जगहें हैं वो निकल रही हैं? मैं आपको बता दूं शीतल, ये ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है गणेशपुर गांव की। और यही जो गणेशपुर गांव में एक बराबर में एक और गांव है जहां के रहने वाले थे और गणेशपुर गांव में पहले 1844 की बात बताई जा रही है। 1844 से ये बावड़ी तैयार की थी। ठीक है विजेंद्र, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंच नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। संभल का मामला बड़ी अपडेट लेकर आता है और एक नई बावड़ी मिलने का दावा जो है वो संभल के अंदर किया गया है। ये इसी तरह से अगर कार्रवाई चलती है तो ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ेगा, जो सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े हो रहे हैं उसको कैसे जवाब दिया जाएगा। बड़ी खबर है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। देखिए, अखिलेश यादव ने सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाई खुदाई करनी है तो सीएम आवास के नीचे भी करिए, वहां पर भी आपको कोई ना कोई मंदिर जरूर मिलेगा। रूपाली। बिल्कुल, लेकिन यहाँ शीतल, अगर योगी सरकार की बात की जाए, इस तरीके का तंज जो है वो कसा गया है। पलटवार भी सीएम योगी ने बराबर का अखिलेश यादव को किया है, जहां पर ये कहा कि अखिलेश यादव का घर जो है वहां पर भी खुदाई की जाए तो शिवलिंग ही निकलेगा। तो ये जिस तरीके से अब राजनीतिक सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर एक तरफ लोगों को कहा जा रहा था कि इसे सामुदायिक मुद्दा ना बनाया जाए, अदालत पर छोड़ा जाए, अब सरकार ही आपस में एक दूसरे का घेराव कर रही है, जहां पर पलटवार जो है खुदाई को लेकर, शिवलिंग को लेकर और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हो चुकी है। देखिए, संभल में खुदाई पर सियासत चल रही है। प्राचीन बावड़ी सहित अन्य जगहों पर खुदाई पर सियासत तेज हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश ने तंज कसा है सरकार पर। देखिए, यूपी सीएम आवास के नीचे भी शिवलिंग मिलेगा, ये अखिलेश यादव ने कहा है कि आपने खुदाई करनी है तो वहां भी कीजिए। तो बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा यूपी सीएम आवास की खुदाई की जाए। उनके हाथ में विकास की नहीं विनाश की रेखा है, अखिलेश ने कहा है सीएम योगी पर। बिल्कुल, सरकार के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नए तरीके अपना रही है सरकार, ये भी कहा गया है।
तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है और यहाँ पर योगी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा का पलटवार सामने आया है। ए.के. शर्मा ने भी पलटवार किया है और अखिलेश यादव पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था और इसमें मंत्री ने कहा है कि कण कण में भगवान भोलेनाथ। इसका मतलब यह है कि आप अखिलेश यादव के घर जाइए, वहां पर भी कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल अखिलेश को शिवलिंग और शिव के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, ये भी साफ तौर पर एक बड़ा बयान और पलटवार जो है वो किया गया है। अखिलेश यादव के घर के नीचे भी शिवलिंग मिलेगा, ये ए.के. शर्मा ने कहा है, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार। आजम खां के घर के नीचे भी शिवलिंग मिलेगा। तो आप देखिए किस तरीके से अब ये सियासत गरमा रही है, जहां मंदिर मस्जिद विवाद अब सियासत में बदल गया। कण कण, पत्ते पत्ते और आसमान, हर जगह शिवलिंग मिलेगा, ये भी उन्होंने अपने पलटवार में कहा। पाताल लोक, पृथ्वी लोक, आसमान, हर जगह शिव और शिवलिंग ही मिलेगा। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। तो देखिए अब धर्म की राजनीति और धार्मिक संकट में फंसते हुए यहां पर सभी नेता नजर आ रहे हैं। सांसद जी ने उसका अच्छा जवाब दे दिया है, लेकिन चूंकि आपने हमसे पूछा था तो हम भी जवाब दे देते हैं। अखिलेश यादव जी को शिवलिंग और शिव के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उनको ये मालूम नहीं है कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। वो पूरी सृष्टि का एक लिंग स्वरूप है और वो लिंग जो है, आप अखिलेश यादव के घर की भी खुदाई करेंगे, आजम खान के भी घर की खुदाई करेंगे, तो भी वो शिवलिंग वहां विद्यमान है। तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि शिवलिंग और शिव की महिमा कहाँ कण कण में, जहाँ कहा जाता है ना, एक एक पत्ते में, एक एक कण कण में, एक जमीन के अंदर, पाताल में, पृथ्वी लोक में, आसमान में, हर जगह शिव है, हर जगह शिवलिंग है। शिवलिंग ही विश्व है, विश्व का आकार है, और वो सब जगह अखिलेश यादव जी के घर में भी। तो चलिए इसी पे जानकारी लेंगे, हमारे साथ रजा अब्बास जुड़ चुके हैं। रजा बताइएगा, कहाँ सर्वे और सियासत चल रही थी, यहाँ पर टीम्स पहुंच रही थी, पर अब सियासत में शिवलिंग का प्रमाण जो है वो किया जा रहा है कि कण कण में शिवलिंग होगा और आपसी पलटवार किया जा रहा है इसको लेकर। देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव की, हम ही लोग ने सवाल पूछा था कि संभल में खुदाई हो रही है, पुराने मंदिर मिल रहे हैं। उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई हो जाए तो वहां पर भी शिवलिंग मिलेंगे। तो ये पत्रकारों के संबोधन में खुद अखिलेश यादव ने कल कहा। तो बहुत ही विकास के हाथ से जो है विनाश की रेखा है, विकास की रेखा नहीं है। तो बहुत से कर्ज में थे वो खासतौर पर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर। मगर इस तरह की धार्मिक राजनीति से आम जनमानस और जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है 2027 का चुनाव फिर से जो है वो धर्म पे और धर्म की राजनीति और जाति बिरादरी की राजनीति में चुनाव होने जा रहा है। रजा, देखिए राजनीति होती है और राजनीतिक मतभेद भी होते हैं, बार पलटवार भी होते हैं, लेकिन जब बात इस तरह से धर्म पर आती है, धर्म के आधार पर जो राजनीति की जाती है, वो कितनी घातक हो सकती है देश के लिए, देश के आने वाले समय के लिए, कि भाई वहां शिवलिंग मिलेगा, वहां शिवलिंग मिलेगा। धर्म से जुड़ी राजनीति क्यों? आखिर ये एक सेकुलर देश है और जहां संविधान से चलने वाला देश है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। यहाँ सेकुलर देश है, यहाँ पे हर धर्म जाति सब बराबर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबको बराबर मिले हैं। मगर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज धर्म जाति बिरादरी की राजनीति करके अपने वोट बैंक को अपनी तरफ बिछाने पड़ती है। इस तरह से वोटर भी इसमें दोषी है, क्योंकि वोटर क्यों इन नेताओं के चक्कर में फंसता है, विकास की बात क्यों नहीं करता है। मगर विकास कहीं पीछे हट जाता है, धर्म की राजनीति आगे हो जाती है, जिसकी वजह से चुनाव का जो केंद्र बिंदु धर्म बन जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। रजा हमारे साथ बने हुए थे, रजा ने ये जानकारी दी है, लेकिन बहुत ये कहीं ना कहीं दिक्कत होती है पूरे समाज के अंदर कि कैसे राजनेता इस तरह की राजनीति को अंजाम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। अब जरा बात हरिद्वार की होगी, जहां पर आज श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी है और सोमवती अमावस्या पर आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। लगातार श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखी जा रही है, जहां अमावस्या स्नान के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहां पर श्रद्धा का सैलाब जो है उमड़ा हुआ है। कि हर अमावस्या अपने आप में पुण्यदायी होती है, परंतु शास्त्र कहता है कि सोमयुता अमावस्या अथवा भौमयुता अमावस्या, अर्थात सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या भौमवती अमावस्या कहलाती है। इनका पुण्य इतना बताया गया है कि जो व्यक्ति मौन रहकर
आज गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर ले, उसमें भी विशेषतः कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार, हर की पौड़ी जैसे कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज जैसे कुंभ क्षेत्रों में अगर स्नान कर ले तो व्यक्ति राजसूय 10 और अश्वमेध यज्ञ सहस्त्र करने के बराबर एक स्नान की डुबकी मात्र से पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। नियम यही है कि मौन रहकर स्नान करें और मौन करके स्नान करने के पश्चात अपने जो पुरोहित हैं, पुरोहित को दान की वस्तु, वस्त्र आदि जिसमें रोए वाले वस्तु अर्थात कंबल आदि और मिठाई उनको दान करें और पीपल के 108 परिक्रमा करके ही मौन व्रत अपना तोड़ें। तो मन में आने वाली कोई भी आपकी जो इच्छा हो, कोई ऐसी इच्छा नहीं जो पूर्ण ना हो। साथ में जिन लोगों को पितृदोष है और पूजा कराने में समर्थ है, इस प्रकार स्नान करने मात्र से, पीपल की 108 परिक्रमा करने से आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, पितृदोष से मुक्ति हो जाती है और पुत्र पौत्र धन धान्य सब चीजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। आज तो हमारे सोमवार अमावस्या भी है जहाँ हमारे पितरों को तर्पण किया जाता है और देखो कितनी जनता हमारे यहाँ आई। और सबसे ज्यादा हमें बहुत ये खुशी हुई कि मोदी सरकार जो हमारे यहाँ से योगी सरकार जी है, उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध यहाँ पे किया हुआ है कि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बड़े आराम से आ रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। हम भी मोदी सरकार के ही फैन है। तो हम जम्मू कश्मीर अखनूर से हैं, मैं काउंसलर हूँ वहाँ की। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि यहाँ देख के इतना अच्छा लगा कि हमारी सरकार ने कितनी डेवलपमेंट की है और कहीं भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। ऐसा हम कहते हैं कि जनता से भी यही अपील करते हैं कि जहाँ जो गंगा घाट है उन्हें सफाई से रखा जाए। आप भी, जनता भी सफाई का ध्यान रखें। समस्या को ऐसा बताया था कि गंगा स्नान करना चाहिए, अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते कहीं भी पहुँच के स्नान कीजिए। तो इसका जो है हमारे ग्रंथों में उच्चारण है, इसका महत्व काफी बताया गया है। तो आज हम जम्मू से आए दर्शन स्नान करने के लिए और काफी ज्यादा लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो आपने देखा देश से, कई राज्यों से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और वहां पर पूजन अर्चन भी कर रहे हैं। तो चले, फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है। हम फिर कल इसी समय हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।